नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का कल से आगाज हो रहा है, लेकिन आज से ही एसपी ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि सत्र में संग्राम तो होकर रहेगा। पार्टी पहले पैदल मार्च करेगी और फिर महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़ जैसे तमाम मुद्दों के साथ मदरसों के सर्वे पर भी एसपी ने आर पार करने की ठानी है। ऐसा उनके विधायकों के बयान से जाहिर होता है। सवाल उठता है कि सर्वदलीय बैठक का क्या एसपी पर कोई असर नहीं हुआ? क्या विधानसभा अध्यक्ष की शांतिपूर्ण सत्र संचालन में मदद करने की अपील बेअसर रही? क्या एसपी मानकर चल रही है कि हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद है? और अगर हां, तो विपक्ष के हंगामे से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है? इसी पर करेंगे डिबेट। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। आई सदन की बारी, सबकी अपनी अपनी तैयारी। मदरसों के मुद्दे पर छिड़ेगी जंग। नफरतें पैदा की जा रही हैं। मदरसों के अंदर, स्कूलों के अंदर तालीम नहीं दी जा पा रही मुसलमानों को। पैदल मार्च पर होगी महाभारत। की बदहाली है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, बिजली है, किसानों की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं, उन सब को मांगों को लेकर भी हम लोगों का कल का ये पैदल मार्च रहेगा। पैदल पॉलिटिक्स पर तगड़ा पलटवार। पैदल चले, चाहे साइकिल से चले और चाहे हवाई जहाज से चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 पिछड़ी जातियों पर हंगामा तय। बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी है, पिछड़े और दलितों की विरोधी पार्टी है। महंगाई, बेरोजगारी पर भी होगा घमासान। सूखे से उत्तर प्रदेश प्रभावित हो, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और तमाम इस तरह के जनहित के ज्वलंत मुद्दे हों। सत्र में जनता के मुद्दों का क्या होगा? सदन में जनता की जो गंभीर बातें हैं उनको उठाएंगे हम और जनता के हित के लिए विभिन्न बिल्स को पास करेंगे। मॉनसून सत्र में हंगामा रोकने का प्लान तैयार। नियमों के अंतर्गत हर व्यक्ति को इस बात के विचार विमर्श करने का छूट है। और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उसमें स्कॉलर हैं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आनंद दुबे जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा ताकि हम ये समझ पाए कि सत्र सुचारू रूप से चल पाए, उसका सफल संचालन हो पाए। इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? सर्वदलीय बैठक के बाद क्या ये माना जाए कि 5 दिनों का यह सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा? देखिए, सरकार की पूरी मंशा है कि ये पूरा जो सत्र है वो फ्रूटफुल रहे, इसमें जो कामकाज है वो बेहतर ढंग से चले और विपक्ष को जो भी मुद्दे अपने रखने हैं, जो भी मुद्दे उठाने हैं, विपक्ष का काम है, उसका हक है, वो सदन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करे, मुद्दों को उठाए और जनता तक सही तरीके से अपनी बातों को पहुंचाए। हंगामा करके और विरोध उत्पन्न करके, सदन का समय खराब करके कोई भी ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जिससे जनता की गाड़ी कमाई जो है वो खराब हो। सदन का प्लेटफॉर्म इसीलिए दिया गया है कि आप सही तरीके से अपनी बातों को रखें और आपकी बात जब जनता तक जाएगी तो जनता खुद ब खुद निष्कर्ष निकालेगी कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही है या फिर आपके जो मुद्दे हैं वो ठीक नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से ये चाहती है कि ये पूरा सदन जो है, ये पूरा सत्र जो फ्रूटफुल रहे और जो भी मुद्दे हो वो सही तरीके से वो सदन के पटल पे लाए जाए। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, सरकार चाहती है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चले, जनता के मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाएं, उन मुद्दों पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, उसका परिणाम निकले। लेकिन समाजवादी पार्टी विधायकों, नेताओं की तरफ से जो बयान आए हैं उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सड़क पर भी हंगामा देखने को मिलेगा और सदन में भी हंगामा देखने को मिलेगा। अमित जी, जो सदन है उत्तर प्रदेश की, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जवाबदेह है और उसकी जवाबदेही बनती है कि इतने बड़े प्रदेश की 403 विधानसभाओं का जो प्रदेश है
उसकी जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे हों, जो सरोकार हो, उसको संवैधानिक तरीके से संजीदगी से सदन में उठाया जाए। उसके लिए जो पहली आपत्ति हमारी थी, पहली आपत्ति ये थी कि सदन सिर्फ 5 दिन के लिए चलाने की बात कही गई है, जिसमें एक दिन अरविंद गिरी जी का निधन हो गया था, उनके श्रद्धांजलि में बंद रहेगा, तो 4 दिन बचता है। तो सबसे पहला सवाल तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन के नेता से ये है कि अगर हम 403 विधानसभाओं के मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में कैसे उठाएंगे, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने बाकायदा उनसे आग्रह किया था, लेकिन उस आग्रह को ठुकरा दिया गया है। तो इससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है वो नहीं चाहती है कि 403 विधानसभाओं के जो अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है सूखे का। उत्तर प्रदेश में सूखा बहुत सारे जिलों की चपेट में ले लिया है। जहां एक तरफ सूखा मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा जो ज्वलंत मुद्दा है, चंपी वायरस से उत्तर प्रदेश के लाखों जानवर, गाय भैंस सारे मिलकर के उनके वो मर जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई पुख्ता नहीं काम कर पा रही है। इसके अलावा चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे डीजल पेट्रोल का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने देखा कि 400% फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इस मुद्दे को रखने के लिए अगर हमें मजबूती से रखना पड़े और सरकार उसको हंगामा का संज्ञा दे दे, तो आज हम लोगों के मुद्दे को उठाएंगे। और इस लोगों के मुद्दे को उठाने को अगर योगी सरकार ये कहे कि ये हंगामा है, तो ये तो हंगामा होना ही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के मुद्दे को उठाएंगे और सरकार के कान तक जनहित के मुद्दे को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए योगी सरकार आनंद जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद में जाऊंगा अगले मेहमान के पास। उनका ये कहना है कि आपने सिर्फ 4 ही दिन का समय दिया है, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, समय बहुत कम है, आपने समय बढ़ाया क्यों नहीं? देखिए, अगर आप तरीके से अपनी बातों को उठाएं और तरीके से अपने मुद्दों को रखें तो समय पर्याप्त है। और अगर सरकार को समझ में आएगा तो वो सत्र को बढ़ा सकती है। ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कन्विंस कर ले जाते हैं कि नहीं हमारे और भी मुद्दे हैं, तो सदन के समय को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मकसद सिर्फ हंगामा है। आप सार्थक तर्क और वितर्क करना ही नहीं चाहते हैं, आप मुद्दों से भागते हैं। जब सदन में बहस करने की बात होती है तो आपके नेता सदन में खड़े होकर हाट 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 और गाली गलौज तक पे उतारू हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी की भाषा सुनी आपने संसद में, किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए न तो बताने के लिए कुछ है, न प्रदर्शन करने के लिए कुछ है, न करने के लिए कुछ है। अब इनको चूंकि एसी कमरों में रहने की आदत पड़ चुकी है। और यह सदन में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो मुद्दों पर बहस कर सके सदन के अंदर। इसीलिए हर वक्त हमेशा हंगामा करते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन बहस 1 to 1 हो जाएगी। और मेहमानों को शामिल कर लें, उसके बाद में आऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र जी, मेहरुद्दीन जी, एक विषय ये है, 10 सेकंड नहीं मैं आऊंगा आपके पास, अभी 10 सेकंड लेंगे, बाकी 2 मेहमान ऐसे बैठे रह जाएंगे ना। धर्मेंद्र जी मैं आपको पूरा समय दूंगा। 10 सेकंड दीजिए। अच्छा ठीक है, ले लीजिए 10 सेकंड। अमित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो वरिष्ठ विधायक समाजवादी पार्टी के आदरणीय लालजी वर्मा जी ने बाकायदा लिखित में नियमों का जिक्र करते हुए कहा है कि न्यूनतम 10 दिन तक सदन चलना चाहिए, 10 दिन से कम का समय का एलोकेशन नहीं हो सकता है। फिर भी विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस नियम का कंसिडरेशन नहीं किया। तो नियमों का उल्लंघन कौन करता है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। अतीत में क्या आपने 10 दिन सदन चलाया था? नहीं, इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। पहले मेहरुद्दीन को शामिल कर लेते हैं। नहीं, 1 to 1 नहीं, 1 to 1 नहीं। आनंद जी और धर्मेंद्र जी 1 to 1 नहीं। मेहरुद्दीन रंगरेज, एक मसला ये भी था, सब ये कह रहे थे कि सदन के भीतर मदरसों के सर्वे का मसला भी उठेगा, जोर शोर से उठेगा, इस पर भी हंगामा होगा। लेकिन आज जिस तरीके से मदनी साहब का बयान सामने आया है, देवबंद में बैठक के बाद उनकी तरफ से कहा गया कि सर्वे होने दीजिए, सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। उसके जो पॉइंट्स हैं, जो सवाल उसमें पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि इसके बाद कम से कम इस मसले पर हंगामा नहीं होगा सदन के भीतर? नहीं, अब तो कोई हंगामे का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब महमूद मदनी साहब ने कह दिया कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मगर जो मंशा है ना भाजपा की, जो 80-20 की जो पॉलिसी है अमित जी, ये आपको समझना पड़ेगा। ये 80% लोगों के लिए काम करते हैं और 20% लोगों के ऊपर ये NSA की कार्रवाई करते हैं, उन्हें जेल में डालने की, रिटर्न गिफ्ट की बात करते हैं। उनके अजान से इन्हें दिक्कत है, उनकी नमाज से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत है, उन्हीं के मकान पे बुलडोजर चलाए जाते हैं। तो ये सब चीजें तो देखो मुद्दा बनेगा और ये विधानसभा में भी उठना चाहिए। और जो हमारे मुस्लिम जो रहनुमा चुनकर गए हैं यूपी की विधानसभा में, वो इस मुद्दे को उठाएं कि योगी के शासन में, प्रशासन में कैसे मुसलमानों के मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा अवैध निर्माण के नाम पर।
अच्छा, ये बताइए, क्योंकि गैर संवैधानिक है। आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है क्या जिसमें सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलाया गया हो, और ऐसी भी कोई लिस्ट है क्या जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को नहीं दिया गया हो, सिर्फ 80% लोगों को दिया गया हो, 20% लोगों को ना दिया गया हो, उनको पक्के मकान ना मिले हो, उनको शौचालय ना मिला हो, उनको फ्री में राशन ना मिला हो, ऐसी कोई लिस्ट हो तो बताइए। अमित जी सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब वो आए थे 14 में, तो कहा था 2022 तक सबको पक्के मकान मिल जाएंगे। क्या किसी को मिले? नहीं मिले। वादा किया था योगी जी ने कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा 100 दिन में। क्या गड्ढे मुक्त हो गया यूपी जो है? नहीं हुआ। देखिए जो नैरेटिव चलाया जा रहा है तुष्टीकरण का कि 80%, अब आप देखिए अभी वो निकले थे बाबा भोले बनकर, जो ये कांवड़िया निकलते हैं उनके ऊपर वर्षा की गई। निरंजन सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। आनंद जी, आप ये कहते हैं कि आपने लाखों लोगों को घर दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, आपने शौचालय दे दिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। मेहरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि घर मिला किसको? इनके पास लिस्ट है, नाम बता दें मुसलमानों को कि हमने उनको दिया है बस। अरे भैया 40 तो अरे सुनिए 40 तो मेरे गांव में मिले हैं, 40 तो मेरे गांव में मिले हैं। और आप आइए मैं दिखा देता हूँ, आइए तो मैं दिखा देता हूँ। अरे शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। यहाँ बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे झूठ तो आप बोलते हैं, झूठ के फैक्ट्री तो आप चलाते हो। अरे जुमलेबाज पार्टी के प्रवक्ता है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, रहनुमा है, उनके घरों पर बुलडोजर चला है। और इससे अगर आपकी छाती में दर्द होता है तो बार बार चलेगा, बारंबार चलेगा। जितने पत्थरबाज हैं, जितने गुंडे हैं, माफिया हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। अरे तो तुम देख के, अरे तुम इलाहाबाद के चीफ जस्टिस बन गए हो, तो फटती रहे। सरकार का नहीं है सजा देने का अधिकार, ये कोर्ट का अधिकार है। आप कहाँ से कौन से संविधान की कौन सी किताब में लिखा है? आप किसी के कहते हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाला हर चौथा आदमी मुसलमान है। आपको शायद नहीं पता होगा। आप मुसलमान देखकर हर गांव में खासतौर से मुसलमानों के टारगेट तो मैनेजर की कार्रवाई करते हो। अरे पत्थर चलाने वाले को मैनेजर की कार्रवाई कहाँ से जाएगी बताओ? सभी को मिला है। आप लोग यहाँ बैठ कर झूठ। अरे तुम जैसे लोग जब तक सत्ता में रहेंगे ना तो सबको ठीक है, आप ये कह रहे हैं मेहरुद्दीन जी, आप ये कह रहे हैं कि किसी मुसलमान को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। 2-4 नाम तो मुझे लग रहा है धर्मेंद्र यादव जी भी गिना देंगे जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, लेकिन निरंजन पोद्दार सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा जो आम जनता के मन में जो सवाल होता है वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी भी सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें चर्चा होती है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे, लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे, उस पर सार्थक चर्चा होगी ताकि कुछ न कुछ परिणाम निकले। लेकिन सदन के भीतर की तस्वीर हमने बार बार देखी है कि हो हंगामा होता है, कागज फेंके जाते हैं, कागज फाड़े जाते हैं, वॉकआउट किया जाता है। वो सार्थक चर्चा होती हुई कभी आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में दिखी है क्या? अगर दिखी हो तो सर आप कुछ उदाहरण के सहित समझाइए। देखिए अमित जी, मैं यही बार बार कहता हूं कि एक गंभीर राजनीतिज्ञ का यही एक समझ लीजिए पैमाना है। और मैं जो बार बार कहता हूं कि अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर तो उन्होंने कब्जा कर लिया, ये यूं कहें कि उसका नेतृत्व तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जो राजनीतिक गंभीरता मुलायम सिंह जी की कहूं, शिवपाल सिंह जी की कहूं, या तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व था, वो गंभीरता आज इनके अंदर दिखाई नहीं देती है और इसी का परिणाम है। देखिए आपने अभी जो मेरे को पूछा कि कोई आप एक उदाहरण दीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक समय था जब अटल अडवाणी मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करते, मुख्य विपक्षी नेता हुआ करते थे और सरकार को बहुत अच्छी तरह निचोड़ते थे, घेरते थे और सरकार की जमीन को गर्म करते थे। लेकिन आप देखते हैं पूरा सदन उस टाइम पक्ष हो विपक्ष हो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उनको सुनता था और आनंद लेता था उनकी बातों का। और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मैं मुलायम सिंह यादव जी का भी एक उदाहरण देता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति के अंदर कितनी गंभीरता थी कि वो कहते थे कि जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। यानी कि राजनीति का फलसफा ये था कि वो विपक्ष में हुआ करते थे, विरोध में नहीं होते थे। और आज जिस तरीके से सिचुएशन आ रही है, देखिए ऐसा है कि अब जमाना भी बदल गया,
इनको ये चीज समझनी चाहिए। आज जो सदन में चर्चाएं होती हैं वो वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से हर एक आदमी के मोबाइल में पहुंच जाती है। आदमी देखता है कि फला व्यक्ति ने किसके लिए, मेरे लिए कैसी कैसी बात करी। विपक्ष को मेरे हिसाब से बड़ी ही सुचिता से, बड़ी ही सार्थकता से और बड़े ही गंभीरता से अध्ययन करके अपोजिशन के अंदर बैठ करके सरकार को निश्चित रूप से घेरना चाहिए, और लेकिन जनता के मुद्दों पे घेरना चाहिए और पूरी शालीनता के साथ, जिससे सरकार फंसी हुई नजर आए, ना कि ऐसा लगे कि कोई हंगामा कर रहा है और सरकार को भागने का मौका मिल जाए अपनी विपक्ष के धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, निरंजन पोद्दार जी का यह कहना है कि मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत तो मिली, अखिलेश यादव को राजनीतिक गंभीरता नहीं मिली। सदन के भीतर इससे पहले हमने देखा था कैसे हट हट धत धत भग भग इस तरीके से शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो उनका कहने का मतलब है कि एक विपक्ष की जो सार्थक भूमिका होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, वो अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से देखने को नहीं मिली। निरंजन जी अगर विपक्ष की भूमिका को बाखूबी समझते हैं तो मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका भी इनको आनी चाहिए। ज्ञान देने से पहले ये मुझे बता दें कि 403 विधानसभाओं वाला उत्तर प्रदेश 4 दिन के अंदर एक दिन में 100 विधानसभाओं के मुद्दे कैसे उठाए जा सकते हैं, कौन सी तकनीकी योगी सरकार इस्तेमाल करेगी, किस तरह से उठाएगी, नाली से लेकर के, सड़क से लेकर के, संस्थानों से लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, जानवरों की बीमारी से लेकर के लाखों मुद्दे हैं। अच्छा, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं धर्मेंद्र यादव जी। जब आप 2012 से 2017 तक सत्ता में थे तो कितने दिनों का सदन हुआ था, बता दीजिए। इस पे एक टिप्पणी करने की हिम्मत पोद्दार जी की नहीं है कि योगी सरकार ने टाइम कम दिया, ये नहीं बोल सकते। और मैं आपके पूरे डिबेट में गारंटी से कह रहा हूं कि एक बार भी नहीं बोल सकते। आपने सुना नहीं, शायद अगर टाइम कम बोल दे, आपने सुना नहीं। आप मेरी समझ के लिए और दर्शकों की समझ के लिए बता दीजिए कि जब 2012 से 2017 तक आप सत्ता में थे तो कितने दिनों का सत्र हुआ करता था, जो कि योगी सरकार ने घटा दिया है? मैंने बताया ना, हमारे टाइम में जब ये मुद्दे उठाते थे, जितने मुद्दे थे उसके हिसाब से हम समय लोकेट करते थे, विधानसभा अध्यक्ष लोकेट करते थे। हमने जब इनको मांग रखी, नियमों का हवाला दिया कि नियम में 10 दिन से कम का सत्र का नियम नहीं है, तो क्यों नहीं कर रहे ये नियम? ये जानते हैं कि अगर ज्यादा देर तक बहस होगी तो इनके जो नाकामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएंगी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बहस ही नहीं होगी, समय नहीं होगी, बहस कहां से होगी? तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले इस पे साफ कर देना अपना रुख कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है या नहीं है, चंपी वायरस के इलाज की बात करता है या नहीं करता है, महंगाई की बात करता है नहीं करता है, चंपी नहीं, लंपी फीस प्रतिपूर्ति की बात करता है नहीं करता है। मैं चाहूंगा कम से कम आप वो लिस्ट यहाँ पर रख दीजिए, आप अपने मुद्दों की लिस्ट रख दीजिए जिससे आनंद दुबे जी बता पाए कि 4 दिन पर्याप्त होंगे या नहीं उस पर चर्चा के लिए। क्या क्या आप लोगों ने तैयार किया, कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे? मैंने मुद्दे की लिस्ट बताई। कानून व्यवस्था आपने देखा लखीमपुर में क्या हुआ, लखीमपुर का अभी चीख ठंडी भी नहीं हुई थी, बदायूं में दोबारा वही घटना हो गई। अब पूरे प्रदेश में अगर दलितों की बेटियों का इस तरह से रेप होगा तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? योगी सरकार होगी कि नहीं होगी? तो अगर हर जिले में, चाहे आपका लखीमपुर हो, अलीगढ़ हो, चित्रकूट हो, फिर बादा हो, उसके बाद मेरठ हो, गाजियाबाद हो, जब हर जगह ऐसी घटनाएं आ रही हैं तो उसकी व्यवस्था, उसके बारे में कौन सुनेगा? इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। क्यों माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ में 3 बेटियों के साथ रेप की घटना को संज्ञान में लेकर के FIR करने के लिए कहा गया और 180 दिन बाद FIR हुई, 6 महीने बाद FIR हुई? ये किसकी जवाबदेही है? सरकार की है कि नहीं है? जीरो टॉलरेंस कहां चला गया? इस पर सवाल पूछा जाएगा। सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हंगामा होगा, क्योंकि हम जनता के सरोकार के लिए हंगामा भी करेंगे और उन्हें शालीनता से बात करेंगे, समाधान लेकिन निकाल के देंगे। ये सारा मिला के कानून व्यवस्था ही एकमात्र मुद्दा हुआ। आनंद जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आनंद जी, उनका यह कहना है कि देखिए भाई 403 विधानसभा क्षेत्र का ये प्रदेश है, अगर आप सिर्फ 4 दिन देंगे तो सार्थक चर्चा कैसे हो पाएगी? वो चाहते हैं कि वो छात्रों की भी आवाज उठाएं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने बताया कि 4 गुना फीस बढ़ा दी गई, उस पर वो आपसे जवाब चाहते हैं। अगर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है तो लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो क्यों हुआ, उस पर वो जवाब चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लंपी वायरस जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, उस पर भी आपसे वो सवाल पूछें। तो 4 दिन वो कह रहे हैं कि कम है। देखिए, पहले इनको सदन में आने दीजिए और सवाल पूछने दीजिए। इनके 95% विधायक तो ऐसे हैं जो सवाल नहीं पूछते हैं कभी, ठीक है। इसके अलावा ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको हंगामे के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं धर्मेंद्र जी से, इन्होंने लखीमपुर की घटना का जिक्र किया,
अरे हमने तो लखीमपुर में 24 घंटे के अंदर सारे के सारे आरोपियों को पकड़ जनता के सामने खड़ा कर दिया। और आपके समय में ऐसी घटना बदायूं में हुई थी, पुलिस ढूंढती रह गई, आरोपी नहीं गिरफ्तार हो पाए, क्योंकि मुलायम सिंह जी मंच से खड़े होकर कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो आप लोग तो वो मॉडल लेके चलते हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आपके समय में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, कभी इसकी समीक्षा की आपने? आपको पता है कि आपके समय में हर साल कितने जो है बलात्कार की घटनाएं, कितनी हत्या की घटनाएं होती है। आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। आज माँ बहन बेटियों के साथ कोई अपराध जल्दी नहीं करने की हिम्मत करता है, और जो करता है वो सलाखों के पीछे जाता है, वो चलने लायक नहीं रह जाता है। ये आज का उत्तर प्रदेश है। और आज एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक पूरे देश में महिला अपराध के खिलाफ न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एक चीज समझिए, और मैं अभी मौलाना साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी एक चिंता व्यक्त की, कहा ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। विधानसभाओं में पुल बनाने का भी मुद्दा होता है, सड़क बनाने का भी मुद्दा होता है। अरे धर्मेंद्र जी, भ्रष्टाचारियों की, लुटेरों की, गुंडों की पार्टी यहाँ बैठ के प्रवचन दे रही है। इसने गायत्री प्रजापति जैसे रेप के आरोपी को मंच पर बैठाया, जिसको गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे लोग बैठ के यहाँ बात करते हैं जिनके समय में बुलंदशहर में हाईवे पर मां बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस जो है वो आजम खान की भैंस चुनने के पीछे लगी रहती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस से आप भैंस और गाय बनवाते थे, और यहाँ बैठ के आप कानून का प्रवचन दे रहे हैं। मैं कहता तो हूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो मुद्दों के आधार पर किसी से बैठ के डिबेट कर लीजिए। आपने डिबेट करने की तो हिम्मत नहीं है, सदन में आप क्या फेस करेंगे? हाँ, एक काम आप सदन में कर सकते हैं, भट गाली गलौज, गुंडागर्दी, हमारी भाषा का प्रयोग। अच्छा आनंद जी, सदन में आनंद जी, धर्मेंद्र जी, एक सेकंड होल्ड जाइए आप लोग। आनंद जी आप छोड़िए, आप धर्मेंद्र यादव जी को छोड़ दीजिए। इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं और यूपी के लोगों की सहूलियत के लिए आप बताइए। सुनिए तो आनंद दुबे जी, 1 to 1 करेंगे सर। देखिए ये तो सदन में होना ही है, ये तो सदन में होना है। यहाँ ये मत करिए, ताकि कम से कम जो लोग सुन रहे हैं उनको इस सार्थक चर्चा का कुछ फायदा मिल पाए, वो समझ पाए। ठीक है आनंद दुबे जी, बहस करें, ये आंकड़ों पर बहस करें, मुझे बताएं। मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूँ आनंद दुबे जी, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र कह रहे हैं कि 4 गुना फीस बढ़ोतरी क्यों कर दी गई, उसका क्या जवाब देंगे आप? आनंद दुबे जी आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे भाई? उत्तर प्रदेश सूखे के लिए क्या नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको बता दीजिए आप बैठ के चैनल पे। ना आंकड़ों पे बात कर सकते हैं, ना नंबर क्या बात कर रहे हैं? अब उन्हीं आंकड़ों पर ही तो बात है। एक पॉलिसी बनाइए, वो बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बनाई है। दोनों का ऑडियो डाउन उत्तर प्रदेश में चलेगा। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, पहुंच गए वहां पे। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, मेहरुद्दीन को ले आते हैं चर्चा में। प्लीज दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ऐसे 1 to 1 करेंगे। देखिए सर, सदन में तो ये होना ही है, अगर आप यहां पर भी यही करेंगे फिर तो चर्चा का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। मेहरुद्दीन ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि टारगेटेड कार्रवाई की जाती है, अगर अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, उन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियों का अर्जन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? और अतीत में अगर सरकारों ने कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। इस पर आपका क्या कहना है? मैं अमित जी ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं मानता हूं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, मगर किनके खिलाफ होनी चाहिए? जो बाहुबली हैं, जो बदमाश लोग हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति जो है इकट्ठी की हुई है। मगर जो दंगाई मतलब जो पत्थर चला रहे उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कौन से संविधान की कौन सी किताब में लिखी है? दूसरी, इन्हीं के नेता, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टहनी के लड़के ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी से उन्हें कुचल दिया, उनके घर पर ही बुलडोजर कब चलाएंगे? इस पर इनसे पूछिए, सवाल पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? और क्या सारे विपक्ष के नेताओं के घरों पर ही बुलडोजर चलेगा? क्या सत्ता पक्ष के लोग क्या अवैध संपत्ति नहीं है, उन पर भी बुलडोजर चलाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि टारगेट कर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखिए पहली बात तो है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो अतीक और मुख्तार क्या है? अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है? आप इलाहाबाद के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जो घर तोड़ देंगे, पत्थर चला रहे हैं। अरे सर, तो आप जाके किसी का घर थोड़ी ना तोड़ देंगे,
आप किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा देंगे, आप सार्वजनिक संपत्ति पर पथराव थोड़ी ना कर देंगे। वो समाज सेवी है क्या? नहीं, वो समाज सेवी है क्या? गंभीर बात ये आपके इतने बड़े चैनल पे बैठ करके कितनी गंभीर बात कह रहे हैं कि अगर कोई पत्थर चलाता है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों होती है? तो मतलब उनको पत्थर चलाने की छूट दे दी जाए क्या? नहीं, आप इतनी गंभीर बात क्या है? उनको एक पत्थर चलाने की छूट दे दी जाए? क्या पूरे देश को खंडर बनाना चाहते हैं शस्त्रबाजी करके? क्या पूरे देश को आप पत्थर देश बनाना चाहते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर पत्थर पे चला रहा है तो कानूनी काम नहीं है। उनको परमिशन दे दी जाए। समाज जो बदनाम हो रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। धर्मेंद्र यादव जी, क्या जो बात मेहरुद्दीन कह रहे हैं कि पत्थरबाजों को टारगेट नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने जावेद पंख के परिजनों से जिस तरीके से मुलाकात की हाल फिलहाल में, या फिर खबर आ रही कि देवरिया जेल जा सकते हैं मुलाकात करने के लिए, ऐसी बातों को बल मिलता है क्या ऐसी मुलाकातों से कि पत्थरबाजों को निशाना मत बनाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई मत करिए, उन बेचारों ने तो सिर्फ पत्थर बरसाया है? धर्मेंद्र जी, देखिए अमित जी, जो भी कानून से छेड़छाड़ करे, जो कानून अपने हाथ में ले, उससे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सवाल यह पैदा होता है जब भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति अपनाती है। अजय मिश्रा टेनी 120B का मुकदमा कायम है और देश के गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, तो उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? चिन्मय आनंद जी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? मुझे बता दीजिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति चलाती है तब हम कहते हैं कि ये गलत कर रही है और पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल में जाए, सख्त से सख्त सजा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब किसी मकान मालिक, किराएदार की शिकायत पर मकान मालिक का घर तोड़ दिया जाता है, तब हमारी शिकायत होती है। शिकायत तब होती है जब बेटे की शिकायत पर बेटी के मकान को तोड़ दिया जाता है, शिकायत तब होती है। क्या योगी सरकार के पास आंख नहीं है देखने का? क्या इनका कानून अंधा चल रहा है? अगर अंधा कानून चलेगा तो हम समाजवादी पार्टी विपक्ष होने के नाते इनके आंख खोलने काम करेंगे नहीं करेंगे? हम इसलिए इनका समय समय पर आंख खोलने का काम करते हैं। और जावेद पंख के परिजनों से अखिलेश यादव क्यों मिले? अगर जावेद पंख की भूमिका है कि प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई उसमें उसकी संलिप्तता थी, इस बात के आरोप लगे, तो फिर मुलाकात क्यों की? धर्मेंद्र जी, भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं, मुझे बता दीजिए। ठीक है आनंद जी, इनके डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, समाज कल्याण विभाग में हो रहा है, किसके समय में आता था यह बताने की जरूरत नहीं है। जब आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, गंभीर मामलों में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल वापस फेंक दी। ऐसा शासन आप चलाते थे, ऐसा शासन आप चलाते थे। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे, गुंडों के मुकदमे वापस लेते थे, यहाँ तक कि आतंकवादी के लिए आपने अपने प्रदेश के डीजीपी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये आपका शासन था। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कट्टरपंथी और आतंकवादी सोच वाले लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है। चाहे आपका शासन हो, जब आप सत्ता में थे तब भी, जब आप विपक्ष में हैं तब भी। आप चाहते हैं कि देश में हिंसा हो, प्रदेश में हिंसा हो, उत्तर प्रदेश में नफरत फैले, लेकिन आप जैसे आखिरी के 2 मिनट है हमारे पास। निरंजन सर, एक बात बताइए, जिस तरीके के बयान सामने आए अभी सत्र शुरू होने से पहले और जैसा अभी चल रहा है, आपको लग रहा है कि सदन के भीतर महंगाई पर, बेरोजगारी पर या 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिलवाने पर, इन तमाम मसलों पर चर्चा हो पाएगी? 4 दिनों की जो चर्चा होगी वो सार्थक चर्चा होगी, संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए अमित जी, ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देकर के वहां पे सत्ता के अंदर बिठाया है तो अखिलेश जी को भी मुख्य विपक्षी दल बना करके वहां भेजा। और अगर वहां पे हो हंगामा होगा और जनता की बातों के ऊपर अगर सार्थक चर्चा नहीं होगी, शालीनता से चर्चा नहीं होगी, वहां पे हंगामा होगा और सत्ता पक्ष को अगर उस हंगामे से के बीच में उसको बहाना बना करके निकलने का मौका मिलेगा तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा जनता के साथ कोई दूसरा धोखा नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से इसके अंदर मेरे हिसाब से विपक्ष को पूरी की पूरी तैयारी करके जाना चाहिए और जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों को वहां पे उठाना चाहिए। तभी जो ये जीत करके गए या जिन्होंने इनको वोट दे करके भेजा, उनको उनके मन को सुकून लगेगा कि हमारे लिए, जो हमारे द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति हमारे लिए कार्य कर रहा। मेरा ये मानना है अमित जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी,
कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए। सड़क के भीतर और सदन पर भी जो चर्चा हो, वहां पर जो हंगामा खड़ा किया जाए, उसका कोई निष्कर्ष निकले, कोई न कोई परिणाम निकले और एक अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आए। प्रयास ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं अनुपम के पास। शुक्रिया अमित। तो आइए अब देखते हैं